पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में अब तक 23 मजदूरों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा कुछ दिन पहले तक 20 था, पर 24 घंटे के भीतर ही 3 लोगों ने जान गंवाई है। आप ट्वीट देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया था, ये ऊपर कौन है। वेदांता प्लांट दुर्घटना में एफआईआर की खबर तो है, लेकिन पत्रकारों द्वारा पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगने पर कहा जा रहा है कि ऊपर से मना किया गया है। पहली घटना कब और कैसे हुई, घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, घटना का तकनीकी या मानवीय क्या कारण बताया गया, हादसे वाले दिन कौन कौन मजदूर कार्यरत थे, किन की मौत हुई, कौन घायल हुए, प्रशासनिक अधिकारी ने कब कब प्लांट का निरीक्षण किया, क्या कोई खामियां मिली थी, यदि हाँ तो क्या कार्रवाई की गई। अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। कुल 36 लोग इस हादसे में झुलसे थे और 13 लोगों का इलाज अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के सक्ती के वेदांता पावर प्लांट में हुआ हादसा बेहद ही भयावह है। जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों ने अपनों को खो दिया और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार के आजीविका के लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या जांच किए बिना कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर एफआईआर करना ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल उठा रहे हैं भाजपा नेता और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से एमपी हैं और साथ ही वो जिंदल स्टील्स के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने अनिल अग्रवाल को लेकर, जो वेदांता पावर प्लांट वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको लेकर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने क्या क्या जिक्र किया है, चर्चा उस पर भी होगी। पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में अब तक 23 मजदूरों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा कुछ दिन पहले तक 20 था, पर 24 घंटे के भीतर ही 3 लोगों ने जान गंवाई है। साथ ही इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्यों सक्ती पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस ने वेदांता पावर प्लांट के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसे सेंसिटिव रखा है, उसे पब्लिक नहीं कर रहे हैं। घायल मजदूरों का उपचार चल रहा है। इन्हीं में से 2 मजदूर रायपुर के कालरा अस्पताल में भर्ती थे, जिनका नाम उमेंद्र शाह और मध्य प्रदेश के निवासी किस्मत अली। इन दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुब्रतो जेना, जो 80 से 90% तक झुलस गए थे, उनकी भी मौत रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हो गई है। अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। कुल 36 लोग इस हादसे में झुलसे थे और 13 लोगों का इलाज अब भी जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा वार पलटवार भी हो रहा है और इस मामले में सक्ती पुलिस ने डबरा थाना में, जो कि सिंगीतराई का ये ग्राम था, उसमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अनिल अग्रवाल, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उनका भी नाम शामिल है। वहीं वेदांता पावर प्लांट सिंगीतराई सक्ती के जो प्लांट हेड है, COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देवेंद्र पटेल का भी नाम शामिल है। साथ ही और भी इसमें कई लोगों का नाम शामिल है। वो नाम जानने के लिए जब पत्रकारों ने सक्ती पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी तो पुलिस ने कहा ऊपर से मना है, आप ऊपर बात कर लीजिए। तो इसमें भूपेश बघेल ने सवाल उठाया। आप ट्वीट देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया था, ये ऊपर कौन है। वेदांता प्लांट दुर्घटना में एफआईआर की खबर तो है, लेकिन पत्रकारों द्वारा पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगने पर कहा जा रहा है कि ऊपर से मना किया गया है। आप लोग रायपुर में बात कर लीजिए, ये एफआईआर सेंसिटिव है। ये ऊपर कौन है, ये रायपुर में किससे बात करनी है, क्या 20 मौतें से ज़्यादा सेंसिटिव वह एफआईआर है? क्या इस एफआईआर की आड़ में मित्रों की कोई डील हो रही है? एफआईआर सार्वजनिक करवाइए मुख्यमंत्री जी, ये आपके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। ऐसा कहना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था, जो 22 घंटा पहले अब से उन्होंने ट्वीट किया था। तब तक मौत का आंकड़ा 20 था। इसके बाद राज्य शासन द्वारा एक आदेश आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि वेदांता पावर प्लांट सिंगीतराई तहसील डबरा जिला सक्ती में 14 तारीख को हुए बॉयलर यूनिट 1 में ब्लास्ट को लेकर स्टीम पाइप में वाटर सप्लाई में जॉइंट की तकनीकी खराबी होने से दुर्घटना में 34 श्रमिक प्रभावित हुए थे, जिसमें 12 श्रमिकों की मृत्यु के संबंध में जांच हेतु आयुक्त बिलासपुर संभाग की जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि जिसकी जाँच करने वाले हैं उसका जवाब तो आपकी अधिसूचना में ही है। मुख्यमंत्री जी, घटना कब हुई, 14 अप्रैल को कैसे हुई, तकनीकी खराबी से भविष्य में कैसे रोकेंगे, लापरवाही रोककर। बड़ा सवाल दरअसल ये है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, उनका नाम एफआईआर में है या नहीं, धाराएं कौन सी लगाई गई है।
असल सवाल छिपा ले जाइए और जिसके जवाब पता है उसकी जांच करवाइए। किसको बचा रहे हैं? हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धारा का जिक्र किया है। धारा तो क्लियर कर दिया गया था 289 और 35, और एक और धारा लगी है जिसमें अनइंटेंशनल किसी की जान से खिलवाड़ करना, उसकी जान चले जाना, ये धाराएं लगी है। तो ये वार पलटवार लगातार चल रहा है। अब बात करते हैं कि नवीन जिंदल ने क्या पोस्ट किया है, उनका क्या कहना है। दरअसल आज इंस्टाग्राम पर उन्होंने वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल पर बने एक न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किया है और साथ ही इंग्लिश में लिखा है, उसको मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की इस त्रासदी बेहद दर्दनाक है। 20 परिवारों ने सब कुछ खो दिया। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, आजीविका सहायता और घटना की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच होना अनिवार्य है। लेकिन किसी भी जांच से पहले FIR में श्री अनिल अग्रवाल जी का नाम शामिल किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। वे एक साधारण और पिछड़े समुदाय से उठकर अपनी मेहनत से वैश्विक स्तर का उद्योग खड़ा करने वाले स्वनिर्मित व्यक्ति है। उस प्लांट के संचालन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, PSU या फिर रेलवे दुर्घटनाएं होती है तो क्या सीधे चेयरमैन पर यह अपराध दर्ज होता है, उनका नाम लिखा जाता है? नहीं किया जाता। यही मानक निजी क्षेत्र पर भी लागू होना चाहिए। पहले जांच हो, सबूत के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। भारत के विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए अनिल अग्रवाल जैसे निवेशकों की जरूरत है जो देश में निवेश और निर्माण जारी रखें। ये तभी संभव है जब निवेशकों को सिस्टम पर भरोसा बना रहे। ये पोस्ट नवीन जिंदल ने किया है। उन्होंने ये कहा है कि जब भी रेलवे में कोई दुर्घटना होती है, सरकारी किसी भी PSU में अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या चेयरमैन के ऊपर FIR होता है? तो ये समझ लिया जाए कि क्या कोई भी दुर्घटना में चेयरमैन को इसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये सवाल उठा रहे नवीन जिंदल और लगातार इस बार चर्चा बना हुआ है, डिबेट हो रहा है कि क्या जांच होगी। पर जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी कमी कोई नहीं भर सकता, ना चंद लाख रुपए और ना कुछ आपकी संतावना। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या जांच होती है। खबर हमको जब मिल रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं, 18 अप्रैल का दिन है। शक्ति के पावर प्लांट में रायपुर से कुछ टीम जांच करने गई हुई है और लगातार जांच चल रही है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो जांच में अब तक सामने आई हैं, जो लापरवाही सामने आई है। शुरुआती जांच के अनुसार प्रोडक्शन दोगुना करने की जल्दबाजी में बॉयलर फटा है। चेतावनी के बाद भी काम नहीं रोका गया था। इसके अलावा मशीनों के रखरखाव और संचालन में लापरवाही बरती गई। इस आधार पर केस दर्ज किया गया। यानी कि जो 359 कुछ मेगावाट की बिजली उत्पन्न कर रहे थे उसको बढ़ाकर 530-40 के करने का प्रयास किया गया, तब यह हादसा हुआ है। इसके बाद आपको बता दें कि इस औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने 15 अप्रैल को बुधवार लगभग 6 घंटे इस घटनास्थल पर जांच किया। शाम 8 बजे उन्होंने रिपोर्ट वहां के SP प्रफुल्ल ठाकुर को सौंपी। जांच में सामने आया कि बॉयलर फर्नेस के अंदर ज़्यादा मात्रा में फ्यूल जमा हो जाने के कारण तेज प्रेशर बना। दबाव के कारण बॉयलर का निचला पाइप अपनी निर्धारित स्थिति से हट गया, जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ। FSL की रिपोर्ट में भी यही कारण बताया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि मशीनों में रखरखाव और संचालन में लापरवाही बरती गई। SP के निर्देश में ASP पंकज पटेल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। विभाग के अनुसार यह हादसा 14 अप्रैल को दोपहर 2:33 बजे हुआ, जब उस समय 2028 TPS क्षमता वाले विशाल वाटर ट्यूब बॉयलर में फर्नेस प्रेशर भट्टी का दबाव तेजी से बढ़ा। यह दबाव 1 से 2 सेकंड के अंदर ही बढ़ा, जिससे सिस्टम को बंद करना या किसी तकनीकी खराबी को रोकना संभव कतई नहीं था। दबाव इतना तेज था कि अंदरूनी विस्फोट हुआ और इसकी चपेट में बाहरी पाइपलाइन भी आ गई। जांच में सामने आया कि 1 घंटे में दोगुना उत्पादन करने के लिए बॉयलर का लोड तेजी से बढ़ाया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोड 350 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 590 मेगावाट कर दिया गया था, जिस कारण से बहुत कम समय में प्रेशर में वृद्धि हुई और ये हादसा हुआ। इसके साथ ही PA फैन में बार बार खराबी, अनअर्बन फ्यूल से प्रेशर बनाना, पाइपिंग सिस्टम का फेल होना और बैकअप का समय पर काम नहीं करने का भी जिक्र है। कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने भी मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश दिए हैं। 30 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब आपको बताता हूँ कि किन किन बिंदुओं पर जांच हो रही है। पहली, घटना कब और कैसे हुई, घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, घटना का तकनीकी या मानवीय क्या कारण बताया गया, हादसे वाले दिन कौन कौन मजदूर कार्यरत थे,
किन की मौत हुई, कौन घायल हुए, प्रशासनिक अधिकारी ने कब कब प्लांट का निरीक्षण किया, क्या कोई खामियां मिली थी, यदि हाँ तो क्या कार्रवाई की गई, भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो उसे रोकने के लिए उपाय और सुझाव। ये 6 पॉइंट है जिस पर पूरी जांच हो रही है। अब आगे देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और कब सभी आरोपियों को जिनको बनाया गया, चाहे वो अनिल अग्रवाल हो या वो कंपनी के प्लांट हेड हो, उनसे पूछताछ की जाती है, उनका बयान लिया जाता है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो मजदूर झुलसे हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और बाकी मृतकों के परिजनों को और घायल के परिजनों को भी उचित मुआवजा मिले और मुआवजे में किसी प्रकार का खेल ना हो, क्योंकि बीते दिनों भी ये खबर आई थी कि मुआवजे में भी खेल करने के लिए कुछ बिचौलिए वहाँ अस्पताल में घूम रहे हैं जो परिवारों को परेशान कर रहे हैं। तो ये अपडेट था। 23 लोगों की मौत हो गई है और नवीन जिंदल ने इस मामले में पोस्ट किया है और उन्होंने अपना विचार बताया है। अब बाकी आपका इस मामले में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, मैं लावेश।